Hello everyone, welcome back to our channel Judiciary by PW. This is me Arjita and welcome to another lecture of भारतीय न्याय संहिता जहां पे हम जनरल एक्सेप्शन के डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे एंड कल हमने सेक्शन नंबर 20 तक कवर कर लिया था. टुडे वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन नंबर 21 से लेके सेक्शन नंबर 25 तक आज के इस क्लास में, आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं. ठीक है, चलिए. तो स्टूडेंट्स, आप सबको याद होगा कल हमने सेक्शन नंबर 20 डिस्कस किया था, राइट? सेक्शन नंबर 20 में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था डोली इन केपेक्स का. और डोली इन केपेक्स का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर 7 साल से कम उम्र का बच्चा कोई भी अपराध करता है, कोई भी ऑफेंस करता है, चाहे भारतीय न्याय संहिता में हो, चाहे देश के किसी भी कानून में हो, तो उस पर्सन को, उस बच्चे को उस अपराध के लिए हम लायबल नहीं ठहराते हैं. उस बच्चे को उस अपराध के लिए सजा, पनिशमेंट नहीं दी जाती है. ठीक है, अब उसी से मिलता जुलता, उसी से रिलेटेड सेक्शन है आपका सेक्शन नंबर 21. तो सेक्शन नंबर 21 में आपको बताया गया है 7 से 12 साल के बीच के बच्चों के बारे में. तो सेक्शन नंबर 20 आपको बताता है 7 साल से कम उम्र के बच्चों के बारे में. सेक्शन नंबर 21 आपको बताता है 7 साल से 12 साल के बीच के बच्चों के बारे में. इनके साथ क्या होता है, अगर मान लो 7 से 12 साल के बीच का बच्चा कोई अपराध कर दे, कोई ऑफेंस कर दे, तो क्या उसको भी एब्सोल्यूट इम्यूनिटी मिलती है? क्या उसको भी हम किसी तरीके से पनिश नहीं करते हैं भारतीय न्याय संहिता में किसी भी अपराध के लिए? तो सेक्शन नंबर 21 ये कहता है कि देखो, 7 से 12 साल के बीच के जो बच्चे हैं उन्हें अगर किसी भी अपराध के लिए लायबल नहीं ठहराना है ना, उनको अगर हमें क्या देनी है, उनको अगर हमें यहां पे इम्यूनिटी देनी है, तो आपको यह बताना पड़ेगा कि वो जो बच्चा जिसने अपराध किया है वो इतना ज्यादा मैच्योर नहीं था, वो इतना ज्यादा उसमें अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी कि वो ये समझ पाए कि वो जो कर रहा है वो एक अपराध है, या वो किसी पर्सन के साथ कुछ गलत कर रहा है, या जो वो कर रहा है वो कानून के वायलेशन में है. तो हम ऐसा कह सकते हैं यहां पे कि जो 7 से 12 साल के बीच के बच्चे होते हैं, इन्हें क्या मिलती है? इन्हें मिलती है कंडीशनल इम्यूनिटी. ठीक है, इन्हें हम देते हैं कंडीशनल इम्यूनिटी. 7 साल से कम उम्र के बच्चों को हम देते हैं एब्सोल्यूट इम्यूनिटी. 7 साल से कम उम्र के बच्चों को कुछ साबित नहीं करना होता, उनके पास हर केस में इम्यूनिटी रहती है. लेकिन 7 से 12 साल के बीच के जो बच्चे होते हैं उन्हें इम्यूनिटी तब मिलती है ना, उन्हें इम्यूनिटी तब मिलती है जब वो कुछ कंडीशंस को सैटिस्फाई करते हैं. कौन सी कंडीशन है? कंडीशन भाई ये है कि आप ये बता दो, ये दिखा दो कोर्ट के सामने कि जब आपने अपराध किया उस समय आपको इतनी मैच्योरिटी नहीं थी, इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि आप ये समझ पाए कि आप जो कर रहे हैं वो एक अपराध है यहां पे. ठीक है, तो सेक्शन नंबर 21 को इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या देता है, ये आपकी यहां पे कंडीशनल इम्यूनिटी देता है. मतलब 7 से 12 साल के बीच के बच्चों को अपने आप प्रोटेक्शन नहीं मिल जाएगी कि अच्छा अपराध किया, चलो कोई बात नहीं, आपको हम पनिश नहीं करते हैं, आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं डाली जाएगी. 7 से 12 साल के बीच के बच्चों की कोर्ट क्या करेगा? इंटेलिजेंस को देखेगा, उनकी मैच्योरिटी को देखेगा, उनकी अंडरस्टैंडिंग को देखेगा. अब ये कोर्ट कैसे देखता है? तो देखो, इसे देखने के लिए कोर्ट को बेसिकली ओवरऑल सर्कमस्टेंस देखना होता है कि किस परिस्थितियों में अपराध किया गया है, कैसे किया गया है. इसका एक एग्जांपल मैं आपको देती हूं. जैसे मान लो कि ए है, एक लड़का है 9-10 साल का. ये लड़का अपनी सोसाइटी में कुछ बाकी लड़कों के साथ क्रिकेट मैच खेल रहा है ना, क्रिकेट खेल रहे हैं लोग. अब होता क्या है कि क्रिकेट खेलते खेलते एक ही अचानक से बाकी बच्चों के साथ लड़ाई हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है. तो ए के हाथ में क्या था? क्रिकेट बैट था. अब वही क्रिकेट बैट ए ने लिया और उस क्रिकेट बैट को लेके इसका एक दोस्त था बी, उसके सर पे मार दिया. तो बी के सर पे जब उसने क्रिकेट बैट से मारा, बी की यहां पे डेथ हो गई. अब देखिए उसके बाद ए ने क्या करा. ए ने जैसे ही उस बच्चे को क्रिकेट बैट से मारा, ए वो बैट लेके तुरंत अपने घर भाग गया. ठीक है, जैसे ही अपने घर भागा, तुरंत घर पे जाके ए ने जो है अपने कपड़े वपड़े बदले, वो जो बैट था जिसने उसने अपने दोस्त को मारा था वो बैट ले जाके उसने छुपा दिया और खुद ए जो है कहीं पे जाके छुप गया कोने में. अब कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट यहां पे ये सारी चीजें देखेगा और ये सारी चीजें देख के कि आपने जैसे ही अपने दोस्त को मारा, आप तुरंत घर भाग गए, ठीक है, आपने घर जाके कपड़े बदल लिए, आपने बैट जिससे मारा वो आपने छुपा दिया और आप खुद भी जाके कहीं पे छुप गए. इससे ये समझ में आ रहा है कि ये जो ए बच्चा है इसको मैच्योरिटी थी, इसको अंडरस्टैंडिंग थी, मतलब इसको इतना समझ में आ रहा था कि मैंने जो किया है वो गलत है, मुझसे कुछ तो गड़बड़ी यहां पे हुई है, मुझे
यहाँ पे कुछ तो मम्मी पापा मारेंगे या मुझे पुलिस पकड़ के लेके चली जाएगी, इतना इस बच्चे को समझ में आ रहा है। तो बच्चे का अपराध के वक्त क्या कंडक्ट था या अपराध के बाद बच्चे का क्या कंडक्ट था, उसे देख के हम ये बात समझ लेते हैं कि क्या बच्चे में मैच्योरिटी थी, अंडरस्टैंडिंग थी। अगर मैच्योरिटी अंडरस्टैंडिंग थी तो भाई वो बच्चा फिर लायबल हो जाएगा अपराध के लिए, और अगर मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग नहीं थी तो फिर हम उस बच्चे को क्या कर देंगे, हम उस बच्चे को जाने देंगे, मतलब उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आएगी, उसको किसी भी चीज के लिए पनिश नहीं किया जाएगा। अब यहां पे जैसे एक इंपॉर्टेंट केस है मरीमुथु गोंडन का, ठीक है। इस केस में कोर्ट के सामने सवाल यही था कि जब एक 7 से 12 साल के बीच का बच्चा अपराध करता है तो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि उस बच्चे को पनिश किया जाए या नहीं किया जाए। तो यहां पे कोर्ट ने कहा कि देखो 7 से 12 साल के बीच के बच्चों के रिस्पेक्ट में आप सिर्फ एज देख के डिसाइड नहीं कर सकते, अच्छा 8 साल का है, अच्छा 9 साल का है, अच्छा 10 साल का है, अच्छा 11 साल का है, नहीं, सिर्फ एज नहीं देखना है। हमें यहां पे क्या देखना है, हमें देखना है कि क्या वो बच्चा इंटेलिजेंट है, मैच्योर है, क्या वो सही गलत के बीच का अंतर कर पा रहा है, क्या उसे ये अंडरस्टैंडिंग है कि उसने जो किया है वो गलत है, उसने किसी की जान वगैरह ले ली है। तो जब ये सारी चीजें आप यहां पे देखोगे उससे आपको पता चल जाएगा कि बच्चे को लायबल करना है नहीं करना है। तो मतलब ये सारा क्या है, ये सारा क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, कोई ऐसे फिक्स्ड पैरामीटर नहीं है कि 7 से 12 साल के बीच का ये वाले बच्चे लायबल होंगे, ये वाले बच्चे लायबल नहीं होंगे, कोई फिक्स टेस्ट नहीं होता। हर केस को आपको अलग देखना होता है, हर केस को एनालाइज करना होता है, हर केस के फैक्ट्स को समझना होता है, देखना होता है किन परिस्थितियों में अपराध किया गया है, उसके हिसाब से आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि भाई बच्चा लायबल होगा या बच्चा लायबल नहीं होगा। एंड दैट इज व्हाई वी से कि सेक्शन नंबर 21 क्या ऑफर करता है, कंडीशनल इम्यूनिटी आपकी ऑफर करता है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए सेक्शन नंबर 22 के ऊपर। अब सेक्शन नंबर 22 जो है आपका, ये आपको बताता है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के जनरल एक्सेप्शन के बारे में। अच्छा, यहां से इस वाले सेक्शन से एक बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल बनता है पेपर में। स्टैंडर्ड सवाल ये बनता है कि ये जो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, मतलब ये जो हम पागल लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये कौन सा वाला पागलपन है जिसे हम लॉ में एक्सेप्ट करके चलते हैं। क्या हम लीगल इंसेनिटी को एक्सेप्ट करके चलते हैं या फिर हम मेडिकल इंसेनिटी को एक्सेप्ट करके चलते हैं। अब ये क्या सवाल है, मतलब ये क्यों ये सवाल उठाया जाता है। देखो आप सब जानते हैं मेडिकल साइंस के हिसाब से, डॉक्टर्स के हिसाब से कई लोग पागल होते हैं, कई लोगों को मानसिक बीमारियां होती हैं, उनके हिसाब से जो डिप्रेशन में पर्सन होता है वो भी पागल ही होता है। स्टूडेंट्स कुछ बीच में वीडियो का प्रॉब्लम हो गया था। आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल नाउ। एक बार कंफर्म कर दीजिए। आई थिंक वीडियो अटक टाइप का गया था। हाँ ठीक है, तो मैं क्या कह रही थी, हाँ मैं मेडिकल वाले पॉइंट के बारे में बता रही थी कि जो आपके ये इश्यूज वाले लोग होते हैं, जिनको डिप्रेशन होता है, जिनको एंजाइटी होती है, जिनको सुसाइडल टेंडेंसीज वगैरह होती हैं, तो मेडिकल साइंस के हिसाब से तो ये लोग भी एक तरीके से पागल ही होते हैं। इनके भी दिमाग में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ ना कुछ दिक्कत यहाँ पे होती है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि कोई पर्सन जो कि आपका डिप्रेशन में है, ठीक है, कोई पर्सन जो कि आपका डिप्रेशन में है और ये पर्सन अगर आपका मर्डर कर दे या कोई और अपराध कर दे तो हम इसको पनिश नहीं करेंगे, हम इस पर्सन के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे। भाई डिप्रेशन में रह रहा पर्सन आपके हिसाब से हो सकता है उसकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो अपराध नहीं कर सकता या उसको सही गलत के बीच का डिफरेंस नहीं पता है, उसको ये नहीं पता है कि मर्डर गलत होता है, चोरी गलत होती है, रॉबरी गलत होती है ना। तो यहां पे जो आपके मेडिकल वाले लोग होते हैं, है ना, जो मेडिकल साइंस होती है, उनके हिसाब से कौन सा आदमी पागल होता है, कौन सा आदमी पागल नहीं होता है, हम उस डेफिनेशन के ऊपर रिलाय नहीं करते हैं, हम उस चीज को लेके नहीं चलते हैं। लॉ पागलपन के लिए अपनी खुद की डेफिनेशन को लेके चलता है, हमारे अपने पैरामीटर्स हैं, हमारी अपनी कंडीशंस हैं ये देखने के कि कौन आदमी पागल है, कौन आदमी पागल नहीं है। तो हम जिस चीज को फॉलो करते हैं दैट इज योर लीगल इंसेनिटी।
हमें लीगल तौर पे एक पर्सन अनसाउंड माइंड का चाहिए होता है, हमें लीगल तौर पे एक पर्सन इनसेन माइंड का चाहिए होता है, उसे हम सेक्शन नंबर 22 का बेनिफिट देते हैं। जो मेडिकली इनसेन है या मेडिकली अनसाउंड है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें लीगल तौर पे क्या चाहिए, एक पर्सन अनसाउंड चाहिए। अब इसका क्या मतलब होता है, लीगल तौर पे किसे तुम पागल मानते हो, लीगल तौर पे तुम किसे इनसेन मानते हो, किसे अनसाउंड मानते हो, तो लॉ कहता है कि देखो तीन चीजें हैं। ऐसा पर्सन जो अपने एक्ट के नेचर को ना समझ पाए, जैसे आप किसी का मर्डर कर रहे हैं, आप किसी की जान ले रहे हैं, तुमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम जो कर रहे हो उससे वो आदमी मर रहा है, उससे उसकी डेथ कॉज कर रहे हो तुम, वो मर जाएगा, वो जिंदा नहीं हो पाएगा। तो जो आदमी ये बात ना समझ पाए, जो आदमी ये बात ना समझ पाए कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत है, मतलब किसी की जान लेना गलत है, इसके लिए मुझे पनिश किया जा सकता है, और जो आदमी ये ना समझ पाए कि मैं जो कर रहा हूं वो लॉ के अगेंस्ट है, मतलब मैंने अगर इस आदमी को मार दिया, मैंने अगर इस आदमी की जान ले ली तो मुझे लॉ पनिश कर देगा, मेरे खिलाफ मर्डर का केस लग जाएगा, मुझे जेल में सजा हो जाएगी। तो जो पर्सन ये सारी बातें नहीं समझ पाता है, अपराध करते समय जिस आदमी के दिमाग में ये सब कुछ नहीं आ पाता है, वो हमारे लिए लीगली इनसेन होता है, वो हमारे लिए लीगली अनसाउंड होता है। ऐसे आदमी को हम पागल मानते हैं और ऐसे आदमी को हम सेक्शन नंबर 22 में क्या करते हैं, बेनिफिट दे देते हैं। ठीक है, ऐसे पर्सन को हम सेक्शन नंबर 22 में यहां पे बेनिफिट दे देते हैं कि भाई ठीक है, आप यहां पे अनसाउंड माइंड के हैं, है ना, आप हमारे लिए यहां पे इनसेन हैं, तो आपके ऊपर जो है यहां पे लाइबिलिटी नहीं लगाई जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, वॉइस में कुछ प्रॉब्लम है क्या, और इज माई वॉइस फाइन? आई थिंक मेरे एंड से तो फाइन है यार, कुछ आवाज में दिक्कत है, जरा मैं भी देख लेती हूं। मेरे हिसाब से तो इट्स गुड टू गो, नहीं लगाई सही है आवाज। साक्षी आप अपने एंड पे चेक करिए। ठीक है, तो बेसिकली सेक्शन नंबर 22 क्या कहता है, सेक्शन नंबर 22 ये कहता है कि ऐसा पर्सन, अब देखो एक बार इसको हम रीड कर लेते हैं। सेक्शन नंबर 22 यही बात कहता है कि ऐसा पर्सन जो अपराध करते समय ये बातें नहीं समझ पाएगा, ऐसा पर्सन जो अपराध करते समय ये बातें नहीं समझ पाएगा, वो हमारे लिए पागल है, वो हमारे लिए अनसाउंड माइंड का है, और उसे हम यहां पे क्या करेंगे, सेक्शन नंबर 22 के अंदर में बेनिफिट दे देंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहां पे इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है कि जिस समय आप अपराध कर रहे थे उस समय आपकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो कोई पर्सन है जो दिन के सिर्फ 12 घंटे पागल रहता है, बाकी 12 घंटे वो ठीक रहता है, तो इंपॉर्टेंट यह है कि दिन के जो 12 घंटे आप पागल रहते हैं, आप अनसाउंड माइंड के रहते हैं, आप इंसेन रहते हैं, उन 12 घंटों में अगर तुम अपराध करोगे तो तुमको सेक्शन 22 का बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन जिन 12 घंटे आप ठीक रहते हैं उस समय में अपराध करोगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है कि जिस समय आपने अपराध किया है उस समय आपका दिमाग नहीं चलना चाहिए। और हमें कौन सा दिमाग नहीं चलना चाहिए, हमें चाहिए लीगल इंसेनिटी। हमें मेडिकल इंसेनिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें लीगल इंसेनिटी जो है वो यहां पे चाहिए। ठीक है, इस लेवल का हमको यहां पे जो 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए कि जो पर्सन उन 3 पॉइंट्स में फॉल करेगा वो लॉ की नजरों में इंसेन होता है, अनसाउंड माइंड का होता है, और उसे सेक्शन नंबर 22 का बेनिफिट मिल जाता है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट केस है जो आपको पढ़ना जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसे हम कहते हैं मैकनॉटन्स केस। यहां से एग्जाम में एक और सवाल बनता है कि मैकनॉटन्स रूल कौन से आपको सेक्शन में देखने को मिलता है, तो दैट इज सेक्शन नंबर 22। सेक्शन नंबर 22 में हम मैकनॉटन्स रूल के बारे में पढ़ते हैं, वहीं पे आपका मैकनॉटन्स केस भी पढ़ा जाता है। अब देखो ये केस बेसिकली क्या था, केस ऐसा था कि एक पर्सन थे, इनका नाम था मिस्टर डैनियल मैकनॉटन, और इनको ऐसा भ्रम होता था, इनको ऐसा लगता था कि इनके देश का जो प्रधानमंत्री है वो इनको मारना चाहता है, वो इनकी जान लेना चाहता है, मतलब देश का जो प्रधानमंत्री है इनकी हत्या करना चाहता है, इनकी हत्या करने का प्लान बना रहा है वो यहां पे। तो दिन रात ये आदमी इसी डर में जीता रहता है कि एक दिन प्रधानमंत्री आके मुझे मार देगा, प्राइम मिनिस्टर मुझे मार देगा, मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। तो डैनियल मैकनॉटन सोचता है कि यार इस डर में डेली जीने से बेटर है कि मैं ही जाके प्रधानमंत्री की हत्या कर देता हूं, प्रधानमंत्री खत्म, मेरा डर भी यहां पे खत्म हो जाएगा। तो ये पर्सन जाता है प्रधानमंत्री के वहां पे उनको मारने के लिए। अब सोचो ये आदमी इतना पागल है, इसको ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री इसको मारना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर इसकी हत्या करना चाहते हैं,
और इसको ये तक नहीं पता होता है कि प्राइम मिनिस्टर दिखता कैसा है, प्राइम मिनिस्टर है कौन। तो ये धोखे से जाके जो आपका प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी था उसको जाके मार के आ जाता है और इसको लगता है मैंने प्राइम मिनिस्टर की हत्या यहां पे कर दी। तो बेसिकली ये जो सिचुएशन थी डैनियल मैकनॉटन की, यहां पे कोर्ट ने कहा कि इस आदमी की सिचुएशन को देख के साफ समझ में आ रहा है कि ये पागल है। जिस आदमी को डेली ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मुझे मारना चाहते हैं, मुझे मारने की साजिश रच रहे हैं, डेफिनेटली वो आदमी यहां पे पागल है। ठीक है, तो इस केस में कोर्ट ने कुछ रूल्स दिए थे। जैसे देखो, पहला रूल कोर्ट ने ये दिया था कि अपने आप कोर्ट ये बात नहीं मान लेगा कि आप पागल दिमाग के हैं। जैसे मान लो मैंने मर्डर का अपराध किया है, ठीक है, अब मैंने मर्डर का अपराध किया है तो कोर्ट ये नहीं देखेगा, या ये कोर्ट का काम नहीं है चेक करने का कि यार अर्जिता ने पागलपन में मर्डर का अपराध किया है या अर्जिता ठीक दिमाग की थी। देखो, कोर्ट के लिए, लॉ के लिए तो हर आदमी ठीक ही दिमाग का होता है, सारे नॉर्मल होते हैं, सारे सेन होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई पर्सन है जिसने अपराध किया है, जो ये कहना चाहता है कि सर मैंने जिस समय अपराध किया उस समय मैं पागल दिमाग का था, मेरा दिमाग नहीं चल रहा था, तो फिर आप कोर्ट के सामने ये पॉइंट लेके आइए और ये पॉइंट लेके आके आप इस बात को साबित करिए। मतलब जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा वो किसके ऊपर होगा? वो एक्यूज्ड के ऊपर होगा। जो पर्सन ये कह रहा है कि मैंने पागलपन में अपराध किया है, तो भाई आप ही साबित करो कि तुमने पागलपन में अपराध किया है, वरना हमारे लिए तो तुम नॉर्मल ही हो, हम तो तुमको नॉर्मल लोगों की तरह ही लेके चलेंगे और नॉर्मल लोगों की तरह ही तुमको सजा देंगे। यू फील कि आप इंसेन हैं, आप अनसाउंड माइंड के हैं और आपको सजा नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि आपने पागलपन में अपराध किया है, तो साबित करिए कि जिस समय आप अपराध कर रहे थे उस समय आप पागल थे। ये बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहेगा? एक्यूज्ड के ऊपर रहेगा, ठीक है। और बेसिकली एक्यूज्ड को क्या साबित करना होगा? वो अपना पागलपन कैसे साबित करेगा कि जिस समय मैं अपराध कर रहा था उस समय मैं पागल था? बेसिकली एक्यूज्ड को यह साबित करना होगा कि सर जब मैं अपराध कर रहा था मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूं। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ माई एक्ट, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत है, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड कि मैं जो कर रहा हूं वो लॉ के अगेंस्ट है, ठीक है। ये बातें जब आप यहां पे साबित कर देंगे, कोर्ट यहां पे कन्विंस हो जाएगा कि हाँ भाई ये आदमी सच में पागल था जब ये अपराध कर रहा है, आपको बेनिफिट दे दिया जाएगा और आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं लगाई जाएगी। तो अपराध के वक्त पागल थे, पहले तो ये साबित करो, और पागलपन कैसे साबित करोगे? ये 3 पॉइंट्स दिखा के जो सेक्शन के अंदर में आपको दिए गए हैं। तो इस टेस्ट में, इस केस में पागलपन कैसे साबित होता है ये बताया गया था, इसलिए इसको मैकनॉटन्स रूल कहा जाता है और इसको हम मैकनॉटन्स टेस्ट भी कहते हैं और इसको मैकनॉटन्स केस भी कहा जाता है, ठीक है। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का लैंडमार्क केस ये माना जाता है। चलिए, इसके बाद आ जाइए सेक्शन नंबर 23 के ऊपर, ठीक है। अब सेक्शन नंबर 23 किसके बारे में बात करता है? सेक्शन नंबर 23 बात करता है नशे के बारे में, इंटॉक्सिकेशन के बारे में। अब इंटॉक्सिकेशन देखो बहुत चीजों से हो सकता है, शराब से भी नशा हो सकता है, बाकी चीजें करके भी नशे हो सकते हैं। तो खैर लॉ को इस बात से मतलब नहीं है कि तुमने कौन सा वाला नशा किया है ना, आपने शराब पी के नशा किया है, कोई हार्ड ड्रग्स करके आपने नशा किया है। पॉइंट यह है कि जो पर्सन अपराध करते समय, ऑफेंस करते समय नशे की हालत में होता है, इंटॉक्सिकेटेड होता है, ठीक है, लॉ की नजरों में ये पागल दिमाग के आदमी की तरह ही होता है। जैसे पागल दिमाग के लोगों को हम मान के चलते हैं कि उनका दिमाग नहीं चल रहा होता जब वो अपराध कर रहे होते हैं, तो ठीक उसी तरीके से जब एक अपराध करते समय एक पर्सन नशे में होता है, इंटॉक्सिकेटेड होता है, तो लॉ के लिए वो भी पागल लोगों के बराबर ही होता है ना। अब ऐसा ये कब पॉसिबल है? देखो, खुद से अगर आप नशा करेंगे, खुद से अगर आप यहां पे शराब पिएंगे और फिर जाके आप किसी पर्सन का मर्डर कर देंगे और फिर आप ये बोलें कि सर मैं तो बहुत नशे में था, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूं, तो प्लीज मुझे मर्डर के लिए पनिश नहीं करिए, ऐसा नहीं होगा। सेक्शन नंबर 23 ये कहता है कि जिस पर्सन ने इनवॉलेंटरीली इंटॉक्सिकेशन किया है, इनवॉलेंटरीली मतलब अपनी खुद की मर्जी से नशा नहीं होना चाहिए, या तो नशा आपको धोखे से करवाया गया है या फिर नशा आपको जबरदस्ती करवाया गया है, यानी कि आपको फोर्स किया गया होगा इंटॉक्सिकेशन करने के लिए, या फिर आपको धोखे से कुछ खिला पिला दिया गया होगा। जैसे होता है अक्सर कि धोखे से लोगों के खाने पीने में नशीले पदार्थ डाल दिए जाते हैं। तो इन दोनों सिचुएशन में अगर आपके साथ कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप इंटॉक्सिकेटेड हो गए, जिसकी वजह से आप नशे की हालत में चले गए, और उस नशे की हालत में अगर आपने कोई अपराध कर दिया,
तो भाई आप सेक्शन नंबर 23 का बेनिफिट ले सकते हो कि सर अपन तो नशे में थे, अपन तो इंटॉक्सिकेटेड थे। और नशे में जो आदमी होता है उसे समझ तो आता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं। वो पागल दिमाग के आदमी की तरह ही होता है, उसको भी नहीं समझ में आ रहा होता कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत है, ये कानून के अगेंस्ट है, मुझ पर एक्शन लिया जा सकता है, राइट। तो बेसिकली सेक्शन नंबर 23 का प्रोटेक्शन आपको सिर्फ तब मिलता है, सबसे पहले तो सिर्फ नशे से काम नहीं चलेगा। नशा था, लेकिन नशा कैसा था? नशा इनवॉलेंटरीली था, खुद से नहीं किया था, या तो किसी ने करवाया जबरदस्ती या किसी ने धोखे से करवा दिया। दूसरा, क्योंकि आप इंटॉक्सिकेटेड थे तो आपको वही सारी बातें जो हमने अनसाउंडनेस ऑफ माइंड वाले सेक्शन में पढ़ी, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत है, मैं जो कर रहा हूं इसके लिए मेरे ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, इसके लिए मेरे ऊपर केस फाइल हो सकता है। तो जो पर्सन नशे की वजह से ये सारी बातें नहीं समझ पाता है वो सेक्शन नंबर 23 का बेनिफिट लेके निकल देता है। अब जैसे यहां पे एक एग्जांपल है कि ए जो है वो एक पार्टी में गया। अब ए बेचारा जो है ना शराब पीता ना कुछ करता, कोई नशे नहीं करता है। कोई पर्सन अगर ए के ड्रिंक में, ए के शराब में या ए के किसी कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह जूस वगैरह पी रहा है, उसमें कोई पर्सन क्या कर दे, कोई नशीला पदार्थ यहां पे मिला दे। अब इसकी वजह से क्या हुआ, ए को जो है नशा हो गया, इंटॉक्सिकेटेड हो गया वो। और उस इंटॉक्सिकेशन वाली स्थिति में मान लो उसने किसी को मार वार दिया, किसी को जो है किसी का मर्डर वगैरह यहां पे कर दिया, तो अब ए क्या कर सकता है, ए सेक्शन नंबर 23 का बेनिफिट लेके बच सकता है। मतलब ए ये कहेगा कि सर मेरी लायबिलिटी नहीं है, मैं लायबल नहीं माना जाऊंगा अपराध के लिए। तो सेक्शन नंबर 23 आपका बात करता है इनवॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन के बारे में। अब सेक्शन नंबर 24 क्या कहता है? देखो, सेक्शन नंबर 24 ये कहता है कि जिन लोगों ने नशा खुद से किया होता है, जिन लोगों ने नशा खुद से किया होता है, वॉलंटरीली किया होता है, उन्हें अपराध से बचने का बेनिफिट नहीं मिलता है। लॉ देखो सिंपली एक बात कहता है कि जो लोग खुद से नशा करते हैं किसी भी तरीके का, वो हमारे लिए एक नॉर्मल पर्सन की तरह ही होते हैं। मतलब लॉ इस बात को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर देगा, लॉ इस बात को पूरी तरीके से भूल जाएगा कि आप नशे में थे और आपने नशे में अपराध किया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ए है, ए किसी पार्टी में गया, पार्टी में जाके ए ने बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर ली, बहुत ज्यादा शराब वगैरह पी ली, ठीक है। उसके बाद ए जो है वो क्या करता है, कहीं पे जाके कोई एक्सीडेंट वगैरह कर देता है, शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था, या कहीं पे जाके मार धाड़ कर देता है, या कहीं पे किसी को जो है वो मार पीट देता है इस तरीके से। अब ए यहां पे कहे कि अरे सर मैंने बहुत ज्यादा शराब पी हुई थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूं, तो लॉ कहेगा कि हमारे लिए आपका शराब पीना मैटर करता ही नहीं है, क्योंकि आपने खुद से शराब पी हुई थी। और जो पर्सन खुद से शराब पीता है, खुद को उस नशे की स्थिति में डालता है, तो हमें फिर उसकी शराब या उसकी नशे वाली स्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह ही होता है। अब एक नॉर्मल पर्सन अगर एक्सीडेंट करेगा, नॉर्मल पर्सन अगर मर्डर करेगा, नॉर्मल पर्सन अगर मारपीट करेगा, तो उसको तुम पनिश करोगे ना, तो बस बात खत्म है। जो पर्सन खुद से नशा करेगा उसको वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे एक नॉर्मल पर्सन को ट्रीट किया जाता है ना। क्योंकि यहां पे लॉ देखो सिंपली ये बात कहता है कि अगर आपको नशा नहीं करवाया गया है, किसी ने जबरदस्ती नहीं करवाया, किसी ने धोखे से नहीं करवाया, खुद आप अपने आप को इंटॉक्सिकेट कर रहे हैं, तो फिर आदमी को अपने ऊपर एक कंट्रोल होना चाहिए, आदमी को अपने दायरे में, अपनी लिमिट में रहना चाहिए। या तो इतनी पियो मत कि आउट ऑफ कंट्रोल चले जाओ, और अगर पी के आउट ऑफ कंट्रोल चले गए और अपराध कर दिया, सो भाई दैट इज योर फॉल्ट, दैट इज ऑन यू। इसमें फिर लॉ आपकी यहां पे कोई भी मदद नहीं कर सकता। अब जैसे इस पे एक बहुत ही लैंडमार्क केस है विच इज बासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू। अब इस केस में क्या था, एक आर्मी का पर्सन था, एक आर्मी का ऑफिसर था यहां पे बासुदेव, तो आर्मी का था, तो इनके पास जो है लाइसेंस्ड गन थी, इनके पास रिवॉल्वर थी यहां पे। अब ये जिस गांव के थे बासुदेव, गांव के सभी लोग एक शादी में गए हुए थे, एक मैरिज में गए हुए थे, और शादी वगैरह में अक्सर आपने देखा है कि शराब वगैरह चलता है, ड्रिंक्स अल्कोहल वगैरह जो है वो चलती है, तो शराब पी रहे थे सभी लोग, बासुदेव भी शराब पी रहे थे। अब हुआ क्या कि इनको शादी में अचानक से इनको बैठने की जरूरत थी, तो इनको दिखा नहीं कहीं बैठने की जगह, सारी जो कुर्सियां थी, सारी जो चेयर्स थी वो ऑक्यूपाइड थी। इन्होंने देखा कि एक बच्चा 13-14 साल का बच्चा होगा, वो एक कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है। तो बासुदेव उससे कहते हैं कि यार तुम ये कुर्सी खाली कर दो, मुझे बैठने दो। तो बच्चा मना कर देता है कि यार मैं क्यों बैठने दूं, मैं बैठा हुआ हूं ना। तो अब
सामने वाला पर्सन वैसे ही है। एनीवे वी हैव सीन कि व्हेन अ पर्सन इज ड्रंक, जब आप शराब के नशे में होते हो, लोग वैसे ही थोड़े एग्रेसिव टाइप के हो जाते हैं, थोड़े मतलब वैसे गुस्सेल टाइप के हो जाते हैं। तो वासुदेव को गुस्सा आ गया कि बच्चे ने कैसे मना कर दिया मेरे को कुर्सी पे बैठने से, उठ क्यों नहीं रहा है कुर्सी से। तो वासुदेव ने निकाली अपनी गन, अपनी पिस्टल और लेके जो है बच्चे को शूट कर दिया, और बच्चा मर गया क्योंकि काफी पास से शूट किया गया था बच्चे को। अब यहां पे वासुदेव ने यही डिफेंस लेने की कोशिश की। वासुदेव का यही कहना था कि सर वो एक्चुअल में मैंने काफी शराब पी हुई थी, मैं तो काफी ज्यादा ड्रंक था, तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूं। मैंने कोई जानबूझ के उस बच्चे का मर्डर नहीं किया, मेरा बस दिमाग समझ नहीं पाया कि मैं क्या कर गया शराब के नशे में। अब सवाल यही है कि क्योंकि शराब आपने यहां पे खुद से पी हुई है, वॉलेंटरीली नशा किया हुआ है, तो क्या इस बात का हम आपको डिफेंस लेने दें, और क्या ये दिखा के हम आपको लायबिलिटी से बचने दें? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली इस केस में कहा कि वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन कोई डिफेंस नहीं होता। ऐसे तो कल को हर आदमी बोलेगा। अभी जैसे रिसेंट में मुझे याद है एक वो केस हुआ था मुंबई में, जहां पे मुंबई की चलती चलती लोकल में बारिश हो रही थी, और एक आदमी ने दूसरे आदमी से कहा कि यार गेट बंद कर देते हैं लोकल ट्रेन का, पानी अंदर आ रहा है। तो वो आदमी इस बात पे गुस्सा हो गया और उसने लेके मार दिया उस पैसेंजर को, लोकल ट्रेन के अंदर ही मर्डर कर दिया सबके सामने यहाँ पे। अब वो जो आदमी जिसने मर्डर किया है वो भी काफी ज्यादा शराब पी के आया हुआ था, जैसा कि उसमें केस में पता चला है कि कुछ एक बॉटल वगैरह पिया हुआ था शराब वो, और उसके बाद वो ट्रेन में चढ़ा था। तो क्लियरली नशे की हालत में उसने अपराध किया है। अब अगर खुद से नशा करने वाले लोगों को भी हम अपराध से बचने दें, तो कल को यही होगा, हर आदमी नशा कर लेगा, बहुत सारी शराब पी लेगा, कोई और ड्रग्स वगैरह कर लेगा और अपराध कर देगा और कहेगा सॉरी सर मैं तो नशे में था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन या वॉलेंट्री जो लोग नशा यहां पे करते हैं, ठीक है, उनको हम अलाउ नहीं कर सकते अपराध लेके, अपराध से बचना। लॉ सिंपल से यही बात कहता है कि देखो यार, वॉलेंट्री जो लोग नशा करेंगे वो हमारे लिए नॉर्मल सोबर लोगों के बराबर ही होते, ठीक है, क्योंकि जब आप नशा करते हो, जब आप शराब वगैरह पीते हो, आपको खुद आइडिया होता है कि एक इंसान की लिमिट क्या है, कब वो फेल हो रहा है, कब उसका दिमाग चलना बंद हो रहा है, कब उसका नशा ज्यादा हो रहा है। तो कायदे से इंसान को अपने लिमिट, अपने दायरे में रह के नशा करना चाहिए। जब लगे कि ज्यादा हो रहा है रुक जाना चाहिए। अब तुम ना करो, उस हद तक पहुंच जाओ कि तुम जाके अपराध कर दो, तो उसमें लॉ आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। वॉलेंट्री ड्रंकनेस पे आपको कोई डिफेंस अलाउ नहीं किया जाएगा और आप लायबल माने जाएंगे। दूसरा केस है डीपीपी वर्सेस बियर्ड का, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन, डीपीपी इसको कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, वर्सेस बियर्ड। अब यहां पे इस केस में भी एक पर्सन बहुत ज्यादा नशा कर लेता है, बहुत ज्यादा अपने आप को इंटॉक्सिकेट कर लेता है, और उसके बाद एक लड़की का पहले रेप कर देता है। फिर उसको लगता है कि यार ये लड़की अगर बच गई तो ये तो जाके लोगों को बता देगी, मैं पकड़ा जाऊंगा, तो ये उस लड़की का बाद में मर्डर भी कर देता है। और फिर ये कहता है कि सर मैं तो बहुत नशे में था, तो मुझे तो समझ ही नहीं आया कि मैं क्या कर गया उस लड़की के साथ, तो मुझे छोड़ दीजिए, मुझे पनिश मत करिए उसके रेप और मर्डर के लिए। तो वही बात कोर्ट ने कही कि वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन जो है आपका, वो एक यहां पे डिफेंस आपका अलाउ नहीं किया जा सकता, ठीक है। यहां पे जो आपका डिफेंस है वो अलाउ नहीं किया जा सकता कि आप पहले नशा कर लो और फिर बोलो कि सर मुझसे गलती से अपराध हो गया। सो वॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन इज नो डिफेंस यहां पे। ऑलराइट, सो यहां तक था हमारा स्टूडेंट्स आज की जो क्लास है हमारी, सेक्शन नंबर 24 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ सेक्शन नंबर 25 से आपका एक अलग ही नया पार्ट स्टार्ट होता है, जिसे हम कंसेंट वाला पार्ट कहते हैं। लाइन से आपके कई सारे कंसेंट वाले सेक्शंस हैं, तो ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। बिफोर आई एंड द क्लास, तो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एंड दैट इज कि स्टूडेंट्स अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, बी इट योर जुडिशरी एग्जाम्स, बी इट योर पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्जाम्स, है ना, या फिर अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो, लीगल ड्राफ्टिंग अगर आप सीखना चाहते हैं वकालत करने के पर्पस में, तो कई सारे एग्जाम्स हैं जिनकी तैयारी जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे आपको करवाई जाती है, ठीक है। कई सारे कोर्सेज हैं लीगल स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए जो आपको प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल हैं। तो इधर आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पे भी क्या कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।